वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। इस क्लास में हम लोग यूपी पीसीएस 2024 के लिए सी सेट मैथ्स का एक प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। पहला क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन का हिंदी वर्जन है और इस साइड इसका इंग्लिश वर्जन दिया हुआ है। आप जिस लैंग्वेज के साथ सेटिस्फाइड हैं उससे आप सॉल्व कर सकते हैं, बाकी मैं यहाँ पर हिंदी के साथ चल रहा हूँ। पहला प्रश्न दिया, अधोलिखित में विषम संख्या है। देखिए विषम संख्या सम संख्या बड़ा आसान सा ट्रिक है। आपने पढ़ा होगा जो संख्या 2 से विभाजित होती है उसको सम कहते हैं और जो 2 से विभाजित नहीं होती उसे विषम कहते हैं। इसके अतिरिक्त ना आप ये भी जानते होंगे जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 मतलब इकाई अंक है ना, अंत में मतलब इकाई अंक ये संख्याएं होती हैं वो सम होता है, और जिसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7 और 9 होता है वो क्या होता है, विषम होता है। तो आप देखेंगे दिए गए विकल्पों में से विकल्प ए जो है इसका इकाई अंक 1 है, मतलब ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2, दूसरे प्रश्न में दे रखे है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी चल रही है, उसे 132 मीटर लंबे सुरंग को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। देखिए जब कभी भी ट्रेन वाले पैटर्न का क्वेश्चन मिलेगा तो इसका बेस होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। अब अलग अलग प्रकार से डिस्टेंस दिया जाएगा, कुछ डिस्टेंस आपको डायरेक्ट दिए रहेंगे, कुछ इनडायरेक्ट दिया रहेगा, उन सबको निकालना। देखिए जैसे इस प्रश्न को देखिए, ये जो ट्रेन है ना, ट्रेन 110 मीटर लंबी है, ठीक, और 132 मीटर लंबे सुरंग को पार कर रही है, मतलब पुल को पार कर रही है। देखिए यहाँ पे ना 132 मीटर तो पुल को चलेगी और पार करने के लिए ना ट्रेन को 110 मीटर और चलना पड़ेगा। तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेन तय करेगी वो 132 और 110 को जोड़ेंगे तो 242 मीटर चलेगी, ठीक। ये डिस्टेंस हो गया। स्पीड कितना है, 36 किमी प्रति घंटा। देखिए ये मीटर में दिया, ये किमी प्रति घंटा में दिया, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आप 5/18 से गुणा कराएंगे। ये 18 से कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा तो आपको मिल जाएगा 24.2, है ना। मतलब ये जब पूरा सॉल्व कर लेंगे 5 दूना 10 हो जाएगा, एक अंक पर दशमलव लग जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 3 दिया है, a/3 बराबर b/4 बराबर c/7। तो a प्लस बी प्लस सी बटे सी का मान क्या होगा। देखिए जब आप इसको सेट करेंगे तो आपको पता चलेगा a बराबर 3, b बराबर 4 और c बराबर 7। यहाँ से आपको इन सब की वैल्यू पता चल जाएगी। तो देखिए 4, 3, 7 और 7 कितना हो जाएगा, 10। इसका सॉरी 4, 3, 7 और 7 14 और बटे c है, c का मान है 7, इसको काट देंगे तो 2 मिलेगा। तो इस प्रश्न का विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न क्या बोल रहे हैं, ए और बी की मासिक आय 4 और 5 के अनुपात में है तथा उनके मासिक व्यय 7 और 9 के अनुपात में है। यदि दोनों ही 50 रुपये प्रति माह की बचत करते हैं तो ए की मासिक आय कितनी है। समझिए अब यहाँ पे ना हम इनकम को एक्स मान रहे हैं और एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्च होता है उसको वाई मान रहे हैं। देखिए ए की अगर बात करेंगे तो ए क्या कर रहा है, देखिए 4x रुपये कमा रहा है, 4x कमा रहा है ना, और खर्च को हमने कितना माना है, y रुपए। तो ए खर्च कितना कर रहा है, 7y। इसने 7y खर्च कर दिया तो इसके पास बचे 50 रुपए। अब अगर b की बात करेंगे तो b कितना कमा रहा है, 5 रुपए, मतलब 5x कमा रहा है, और खर्च कितना कर रहा है, खर्च कर रहा है 9y, है ना। 9y को निकाल देंगे तो यहाँ से भी 50 मिलेगा। अब इस इक्वेशन को कैलकुलेट करना है। आप देखिए इसमें बी की मासिक आय पूछा है तो हम आय को जिंदा रखते हैं, बाकी एक्सपेंडिचर को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। देखिए अब यहाँ पे इसको देखिए y को कैंसिल करने के लिए क्या करना होगा, ऊपर 9 से गुणा कराना पड़ेगा और नीचे 7 से। तो ऊपर जब 9 से गुणा कराएंगे तो आपको पता चलेगा 36x, क्योंकि 9 का मल्टीप्लाई होगा, बराबर 450, है ना। y को इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि लास्ट में कैंसिल ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 7 से कराएंगे तो 7 बचे 35x और बराबर 350। देखिए यहाँ पे दोनों साइन सेम है तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा। 36 में से 35 गया तो x बचा, 450 में से 350 गया तो 100 बचा। x की वैल्यू 100 आ रही है और a कितने रुपए कमा रहा है, 4x कमा रहा है। तो 4x मतलब a का इनकम हो जाएगा 400 रुपये। तो a की जो इनकम है ये है 400 रुपये। चलिए प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है, दो संख्याएं 5 और 6 के अनुपात में है। यदि दोनों में से 8 घटा दिया जाए तो ये 4 और 5 के अनुपात में हो जाती हैं। संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए जो संख्या है ना ये 5 और 6 के अनुपात में, मतलब संख्या पहले 5 अनुपात 6 था,
अब दोनों में से 8 कम किया गया, जब -8 करेंगे तो इनका रेशियो बन गया 4 और 5। देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे तो 8 कम हुए, लेकिन 5 से देखिए 6 से 5 1 यूनिट कम हुए, 4 से 5 1 यूनिट कम हुए। दोनों तरफ जो यूनिट है समान है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। अब आपसे पूछ रहा है कि संख्याएं होंगी, तो देखिए संख्याएं क्या हो जाएंगी, 5 यूनिट की वैल्यू 40 और 6 यूनिट की वैल्यू 48, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। आपने ये प्रश्न रेशियो मेथड से किया है, अन्यथा आप इसको बेसिक तरीके से एक्स मान के भी कर सकते हैं, उसको भी देख लेते हैं। देखिए वो कैसे किया जाएगा, आप मानेंगे कि जो संख्या है ना, देखिए 5x है और दूसरी संख्या कितनी है, 6x है। जब इन संख्याओं में से 8 घटाया जाता है, -8 यहाँ भी हुआ, -8 यहाँ भी हुआ, तो इनका जो रेशियो बन जाता है, रेशियो कितना बन जाता है, 4 और 5 का बन जाता है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 5 पचे 25, देखिए 25 हो जाएगा, और 6 चौका 24, 25 में से 24 जाएगा तो 1 बचेगा, है ना, 1 x बचेगा, या डायरेक्ट आप x लिख लीजिए, और 8 पंचे 40 और 8 चौका 32, 40 में से 32 जाएगा तो 8 बचेगा। 1 x की वैल्यू 8 है तो 5 x की वैल्यू 40 और 6 x की वैल्यू 48। आप किसी भी मेथड से करेंगे आपके उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका उत्तर एकदम सही आएगा। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे दिया 2x प्लस 1/2x, इसका मान दे रखा है 6, और आपसे पूछ रहा है 4x² प्लस 1/4x² का मान क्या होगा। बहुत ही सहज सा प्रश्न है। देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा बीजगणित में, जब कभी भी a प्लस 1/a बराबर n दिया रहता है और यहाँ से पूछेगा a² प्लस 1/a² बराबर क्या होगा, तो डायरेक्ट फार्मूला होता है n²। यहाँ पे देखिए माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस को ही रखेंगे, है ना, क्योंकि माइनस दिया तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, है ना। जब माइनस रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n² प्लस 2, और अगर यही यहाँ पे प्लस रहता ना तो आप यहाँ पर माइनस लिखते, बस ये याद रखना है। तो आपसे ये फार्मूला पूछ रहा है, देखिए n का मान हो जाएगा 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 6 का 36, 36 में 2 जोड़ देंगे, 36 और 2 38, ऑप्शन ए बिल्कुल सही विकल्प होगा। चलिए प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। 7वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, व्यंजक x प्लस वाई का क्यूब और प्लस x माइनस वाई का क्यूब, इसका गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए x प्लस वाई और x माइनस वाई इसका क्यूब लिखते तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो लिख लेते, देखिए लिखेंगे x³ प्लस y³ प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई, है ना। ये क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है, साइज को ना थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आसानी से लिखा जा सके। देखिए ये क्या हो रहा है, चलिए अब लिखते हैं यहाँ पे, देखिए x³ प्लस y³ प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई। देखिए ये x प्लस वाई का होल क्यूब है। अब यहाँ पर लिखेंगे प्लस x माइनस वाई का होल क्यूब लिखेंगे, तो x³ माइनस y³ माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई। ठीक, अब देखिए जो जो चीज़ें कटने लायक है उसको काट देते। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ना, जब इसको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 2x³। ठीक, ये देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, है ना। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पर आप आएंगे ना, तो ये देखिए पहले माइनस है और ये प्लस है, तो ये कैंसिल नहीं होगा। इसको ओपन कर लेते हैं, तो जब ओपन करेंगे तो आप लिखेंगे, देखिए प्लस 3x² और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3y²। देखिए, और यहाँ पर जब आप देखेंगे ना, तो ये पहला वाला फंडा बनेगा 3x² और यहाँ पर बनेगा 3x²। एक प्लस और एक माइनस में रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा, और नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 2xy², ये मिल जाएगा। अब देखिए 2x यहाँ पर भी है और 2x यहाँ पर भी है, तो 2x को कॉमन कर लेंगे। जब 2x को कॉमन करेंगे तो 2x निकल जाएगा। यहाँ क्यूब है तो क्यूब का मतलब x² बच जाएगा और प्लस का साइन आ जाएगा, और देखिए 2x जा चुका है तो y²। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही विकल्प जो बनने वाला है इसमें, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे 3 ऊपर रहेगा, 3 यहाँ पर भी रहेगा ना, तो 3 और 3 6 हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए। ठीक है, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 में से 2 बाहर जाएगा तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, है ना। तो 3 यहाँ पे देखिए 2x ब्रैकेट में x² प्लस 3y², ये इसका बिल्कुल सही विकल्प होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये 7वां प्रश्न हो गया। चलिए अब प्रश्न संख्या 8, अधोलिखित भिन्न, यहाँ पर भिन्न दे रखा है, का आरोही क्रम होगा। इसमें भिन्न को आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम का मतलब है बढ़ते हुए क्रम में। तो देखिए बढ़ते हुए क्रम में लगाने के लिए सबसे आसान तरीका है, आप आसानी से भाग कर लीजिए। देखिए 3/8 को जब भाग करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 3/8 का मतलब हो जाएगा 0.8,
375। एंड अगर आप भाग करेंगे तो अब देखिए भाग तेजी से कैसे होगा, आपको परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू याद होगा। 3/8 का मतलब होता है 37.5%, तो यहाँ से मिल गया। देखिए 3/5 का मतलब होता है 0.6, 2/3 का मतलब होता है 0.67 और 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो इसमें आरोही क्रम में सेट करना है, मतलब बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले सबसे छोटा आएगा, सबसे छोटा का मतलब 3/8। देखिए ये दो विकल्प तो कैंसिल हो गए क्योंकि इसमें 3/8 से शुरुआत ही नहीं है। दूसरे नंबर पे आएगा 0.5 मतलब 1/2। तो यहाँ पे देखिए 3/8 1/2 अभी दोनों चल रहे हैं। फिर तीसरे नंबर पे आएगा 3/5, 3/5 ऑप्शन ए विकल्प सही हो जाएगा और बी भी गलत हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 क्या दिया है, यदि x और y धनात्मक पूर्णांक हैं जो समीकरण x² माइनस y² बराबर 11 को संतुष्ट करते हैं तो x² प्लस y² का मान होगा। अच्छा प्रश्न है, देखिए कैसे इसको टैकल करना है। यहाँ पर दे रखा है x² माइनस y² बराबर 11। इसका मतलब समझिए, आप ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई एक कोष्ठक में और x माइनस वाई दूसरे कोष्ठक में और इसका मान हो जाएगा 11। अब 11 के साथ आप 1 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से क्या दिख रहा है कि x प्लस वाई का मान कितना है 11 और x माइनस वाई का मान कितना है 1 है। अब यहाँ से आप x को कैलकुलेट करेंगे तो आपको 6 मिलेगा और y को कैलकुलेट करेंगे तो आपको 5 मिलेगा। x² प्लस y² निकालना है। देखिए 6 6 का 36 और 5 5 25, 36 और 25 को जोड़ेंगे तो 61 बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 10 में दिया है एक घन के प्रत्येक कोण को 50% बढ़ा दिया जाता है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल की वृद्धि निकालना है। आप इसको चाहे तो बेसिक फार्मूले से निकाल सकते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%, या तो आप इसमें परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू लगा सकते हैं, चाहे तो सक्सेसिव लगा सकते हैं, जिससे आपको सुविधा पड़े। ठीक, देखिए अगर आपको भिन्न के साथ करना है तो आप लिखेंगे 50% का ग्रोथ किया जा रहा है, 50% की प्रतिशत फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। मतलब समझिए भिन्न को ना 2 से कितना कर दिया गया, 1 बढ़ा के 3 कर दिया गया। क्षेत्रफल निकालना है मतलब 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 2 से 3 मतलब ये देखिए पहले 4 था अभी कितना हो गया 3 3 का 9 हो गया। ग्रोथ कितने की आ रही है 5 की आ रही है। बेस पॉइंट क्या है 4 है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 125% मिलेगा। एक तरीका ये रहा। दूसरा तरीका देखिए इसका सक्सेसिव क्या हो जाएगा, सक्सेसिव आप लगा लीजिएगा, है ना। सक्सेसिव लगाएंगे तो 50 का देखिए 2 बार सक्सेसिव हो जाएगा। पहले 100 से 50% बढ़ेगा तो 150 हो जाएगा, फिर इसका 50% बढ़ाएंगे मतलब 75 बढ़ेगा तो 225 हो जाएगा। 225 बन गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो कितना ग्रोथ हुआ है 125 का हुआ है। एक ये रहा। इसके बाद डायरेक्ट आप फार्मूला लगा सकते हैं। फार्मूला क्या होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 हो जाएगा। यहाँ से भी आप कैलकुलेट करेंगे तो 125 मिलेगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 12। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, किसी त्रिभुज ABC में AB बराबर है 9, BC बराबर है 40 और CA बराबर AC बराबर है 41 तो त्रिभुज होगा। देखिए जब कभी भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। मतलब बड़ी भुजा का स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर का योग। ठीक है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखिए अगर ये बराबर दिख रहा है, बराबर दिखेगा तो ये हमेशा समकोण होगा। अगर ये बड़ा दिखेगा तो अधिक कोण होगा और छोटा दिखेगा तो न्यून कोण होगा। ऐसे आप देख सकते हैं एक ट्रिपलेट है ना, 41 40 और 9 का ट्रिपलेट बनता है तो ट्रिपलेट हमेशा समकोण में बनता है, तो 12 का विकल्प ए बिल्कुल सही होगा, समकोण होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित प्रेक्षणों की मध्यिका होगी। आप सबको आराम से आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा या फिर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा और उसमें आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखिए 2 2 4 2 6 8 और 1 9, 9 टर्म है। 9 टर्म का मतलब जब सबको आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा तो n+1/2 है ना। पांचवा पद जो होगा वही आपकी मध्यिका बनेगी। तो देख लेते हैं पांचवा पद क्या बनेगा। ऐसे देख लीजिए, पहले 25 कैंसिल हो जाएगा, पहला पद हो गया। 25 के बाद 31 होगा दूसरा, 32 तीसरा है ना। इसके बाद 32 के बाद 37 चौथा हो जाएगा। 37 के बाद देखिए और कौन है, 37 के बाद सीधा 39 है ना, तो 39 इसका बिल्कुल सही विकल्प होगा, ऑप्शन सी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 14 दिया है, यदि 3x प्लस 3y बराबर 9 है और यहाँ पे x माइनस 5 का क्यूब प्लस 3y माइनस 4 का क्यूब क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपको एक वैल्यू मान के चलना है जो इसको सेटिस्फाइड करे। तो अगर हम मान ले कि x बराबर है 3 और y बराबर है 2। देखिए x बराबर हमने 3 मान लिया और y बराबर हमने 2 मान लिया, सेटिस्फाइड कर रहे हैं ना। x बराबर 3 और y बराबर 2। तो देखिए यहाँ पे अब आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। x बराबर आपने कितना लिया है 3 है ना, तो यहाँ पे आपको मिलेगा -8 और y बराबर आपने लिया है 2, तो 3 दूना 6
यहाँ पर मिलेगा +8। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 8 - 8 0 मिल जाएगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए इसमें आप कोई भी अंक लेके कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर यही आएगा, आंसर पे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। 15 नंबर का प्रश्न क्या है, इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है ना। अब आरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित किया जाएगा, तो इसमें आप क्या कीजिएगा, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करिएगा। देखिए जैसे √2 की वैल्यू होती है 1.141 है ना, ये इसकी वैल्यू होती है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पूरा मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 क्या बोल रहा है कि कोई व्यक्ति 20 रुपए में 25 की दर से सेब खरीदता है तथा 25 रुपए में 20 की दर से बेच देता है। प्रस्तुत लाभ आपको बताना है। देखिए व्यक्ति क्या कर रहा है, 20 रुपए में 25 खरीद रहा है। देखिए 20 रुपए में उसने कितने सेब खरीदे, यहाँ पे मैं रुपए लिखता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ सेब। देखिए इसने ना 20 रुपए लगाए और कितना सेब खरीदा, 25 सेब खरीदा। फिर आगे बोल रहा है कि तथा 25 रुपए में 20 की दर से बेचता है। 25 रुपए में बेच दिया, कितना बेच रहा है, 20 बेच रहा है। अब देखो उसने जितना खरीदा होगा उतना ही तो बेचेगा ना। अब इसमें खरीद और बेच को बराबर करिए। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे इसका ये खरीद वाला है 25 और बेचने वाला है 20, तो मान लेते हैं इसको बराबर करने के लिए 100 बनाते हैं। तो गुणे 4 करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर गुणे 5 करेंगे। क्यों, क्योंकि जब 4 करेंगे तो 100 सेब खरीद लेगा और 5 करेंगे तो 100 बेच लेगा। देखिए 100 सेब इसने कितने रुपए में खरीदा है, यहाँ भी 4 से गुणा करेंगे 80 रुपए में, और 100 सेब बेच कितने में रहा है, 5 से गुणा करेंगे तो 125 रुपए में। फायदा कितने का उठा रहा है, फायदा उठा रहा है 45 रुपए का। बेस क्या है, बेस इसका है 80 रुपए, और कैलकुलेट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4 है ना। जब इसके बाद आगे इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये 11.25 और गुणे में 5, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 11 × 5 = 55 है ना। 55 से ऊपर आंसर आएगा, खाली एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज से अपने की 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह राशि 9 गुनी हो जाएगी। ये यहाँ पे समय नहीं दिया है ना, रुकिए इसमें हिंदी में लगता है थोड़ी सी टाइपिंग की मिस्टेक है, इंग्लिश को देखते हैं। और सर्टेन सम ऑफ मनी इन 3 ईयर। देखिए 3 साल में क्या होता है, 3 साल में ना ये क्या हो जाती है, थ्राइस हो जाती है। तो कितने साल में 9 गुना हो जाएगा है ना। तो देखिए इसमें क्या होता है, पैसा स्क्वायर टाइम चलता है, तो यहाँ पे 3 साल में 3 गुना हो रहा है, तो 6 साल में 9 गुना हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 18 है ना, आपसे बोल रहा है कि इसमें आपको विचार करना है, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका एक गुणनखंड ये है, तो देखिए गुणनखंड होने का मतलब पता है क्या होता है, जैसे ये x + 3 इसका गुणनखंड है ना, इसका मतलब x बराबर अगर -3 रखेंगे ना तो ये इक्वेशन 0 हो जाएगा। रख के चेक कर लेते हैं, x बराबर -3 रखेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा -27 है ना। और फिर यहाँ पे 3 × 3 = 9 और 9 × 2 = 18 हो जाएगा। और फिर माइनस यहाँ पे आप 3 × 3 = 9 कर लेंगे और +8 कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 27 और 8 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और यहाँ पे 27 और 9 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 28 8 26 होगा। तो फिर पहला तो फॉलो नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये बराबर नहीं बन रहे। दूसरे में देखिए x - 2, तो x बराबर 2 रखना है। अब x बराबर 2 रखेंगे तो देखिए पूरा का पूरा प्लस है, मतलब 0 बनेगा ही नहीं। तो न तो एक फॉलो कर रहा है, न तो डी फॉलो कर बी दूसरा फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इसका सरलतम रूप आपको बताना है। देखिए सरलतम रूप आप कैसे निकालेंगे, आप इसको आराम से देख सकते हैं किसका रूप है, x² - 1 मतलब a² - b²। तो आप आराम से लिख सकते हैं एक कोष्टक में x - 1 और दूसरे में x + 1, ठीक, और बटे में x + 1, ये बना। देखिए अब अगर आप इसको देखेंगे a³ - b³, a³ - b³ जो होता है ये किसका स्वरूप होता है, ये होता है a। देखिए एक कोष्टक में a - b मतलब x - 1 और दूसरे कोष्टक में a² + b² + ab। तो यहाँ पे आपको नीचे जो दिख रहा है ये यही मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट मान लेता हूँ कि कैंसिल हो जाएगा है ना, ये जो बचा हुआ टर्म रहेगा ये नीचे इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए x - 1 और x - 1 है ना, x - 1 और गुणे x - 1, तो x - 1 का होल स्क्वायर मिलेगा यहाँ पर है ना। ये ऑप्शन जो है इसमें विकल्प मैच नहीं कर रहा है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा x - 1 बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 20 दिया है 9² - rx + 81 के मूल समान है तो r की वैल्यू। देखिए जब भी मूल समान होता है तो विविक्त कर का फार्मूला लगता है, b² - 4ac = 0 है ना, यही अप्लाई करेंगे। तो देखिए b का मान कितना है, -r है, तो यहाँ पे आप -r लिखेंगे तो मतलब r ही स्क्वायर मिलेगा। और बराबर ये 4, a का मान कितना है 9 और c का मान कितना है 81। अब इसको कैलकुलेट करना है तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से 2 मिल जाएगा, यहाँ से 3 मिल जाएगा और यहाँ से 9 मिल जाएगा r की वैल्यू।
और ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, तो इसका बिल्कुल सही विकल्प होगा ऑप्शन डी। तो देखिए आज की क्लास रही, हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया।